कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपने आप में 10 दे रखा है और ये अपने आप में 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2 आइटम माइनस 1 को किसी नेचुरल नंबर n के लिए सेटिस्फाई करता है। n क्या है और रियल पार्ट ऑफ z क्या है ये पूछने की कोशिश है। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दे रखा है, इसका मतलब y की वैल्यू दे रखी है x प्लस आइटा y में। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलता है ना, मुझे पहले मौके पे एक चीज मानने का मौका मिल गया, x लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y होता है ना, तो x प्लस आयोटा या tan आयोटा कह सकता हूं मैं। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कंडीशन, तो यहां पे दे रखा है 2z माइनस एन, तो मैं z की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं 2x प्लस 20 आयोटा माइनस एन, अपॉन में नीचे भी पुट कर सकता हूं 2x प्लस 20 आयोटा प्लस का n इज इक्वल टू में 2 आयोटा माइनस 1। ये मैं कोशिश कर सकता हूं। और अब मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा को तो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा रहने दूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 आयोटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 2x प्लस एन प्लस 20 आयोटा। अब मल्टीप्लाई के दौरान 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा पड़ा रहने देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आयोटा की मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा 4x प्लस 2n आयोटा, और इधर हो जाएगा माइनस का 40, इधर हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का n, और यहां से माइनस का 20 आयोटा और आ रहा है। राइट, अपनी तरफ से अपन ने सारी वैल्यूज बराबर लगाई है। अच्छा, अब आयोटा आयोटा वाले लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो माइनस में 2x, अच्छा ये भी हम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमसे मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती ना हो जाए। 2x माइनस 2x प्लस n प्लस 40, और अगर हमने आयोटा कॉमन भी ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2n माइनस 20, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा, ऐसा। अब इतनी दूर तक आने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता मेरे पास बचता है, और वो रास्ता है कंपैरिजन का। क्या कंपेयर करेंगे? रियल पार्ट से, मतलब नॉन आयोटा के लोग नॉन आयोटा से, माने 2x माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस एन माइनस का 40, इससे कंपेयर होगा, और 20 होगा वो कंपेयर होगा 4x प्लस 2n माइनस 20 से। तो इससे मुझे दिख रहा है 4x प्लस 2n इज इक्वल टू 40, इसका अंदर 2x प्लस n इज इक्वल टू 20। अच्छा, यहां से माइनस का n कैंसिल आउट हो गया, 4x इज इक्वल टू 40 दिख रहा है माइनस का, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस का 10 आ रही है। x की वैल्यू माइनस 10 डालते हैं, माइनस 20 प्लस का n बराबर 20 हो गया, n की वैल्यू 40 आ गई। अब n की वैल्यू 40 आने का मतलब ये है कि सामने वाले ने हमसे जो पूछा था वो n की वैल्यू 40 है, ठीक है ना, और x की वैल्यू आने का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z का आना। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो अपने आप में मुझे माइनस का 10 दिख रहा है, और n की वैल्यू मुझे 40 दिख रही है, जो कि हमारे n की वैल्यू 40 और रियल पार्ट z माने डी ऑप्शन में बैठा है, ठीक है ना। तो ये तो अपने को मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कह सकता, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो मैं तो इसे इजी क्वेश्चन का खिताब दूंगा। आपको हो सकता है कि किसी ने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी हो तो थोड़ा डर लग सकता है, बाकी कुछ नहीं, कंपैरिजन का क्वेश्चन है प्योरली। कंपैरिजन में इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या देगा कोई भी, तो अगर देखा जाए तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि अपनी तरह से करा जा सकता था, डोएबल क्वेश्चन है। राइट, तो अपन चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहे भाई हम तो विद इन टाइम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैंने कहा ना हमारा पूरा प्रयास है कि हम 12-13 क्वेश्चन तो कम से कम देखें। अगला क्वेश्चन अपने सामने आ गया है कि इफ z जो है वो अपने आप में एक नहीं है और z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 जो है वो रियल भी है, देन द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z। अच्छा, मतलब हमारे को z चाहिए तभी हम लोग ये 4 ऑप्शन बता पाएंगे, मतलब हमारे को z की जरूरत है। ये बस इसमें इतना से दिया है कि z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 जो है वो अपने आप में रियल है। अब क्या किया जाता है, सिर्फ इतना, पहले तो इसको साइड कर लेते हैं, पहला काम। और दूसरा काम ये कि इसने z स्क्वायर अपॉन इतना माना है, तो मैं अपनी तरह से बोल लेता हूँ कि भाई z जो है वो अपने x प्लस आइटा वही ले लेते हैं। अब मुझे ही पता है कि z स्क्वायर जो होगा वो x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर होगा, जो कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2 आइटा xy ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने को चाहिए z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1,
इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां पे भी एक पॉइंट है कि हम लोग, इसने ये बोला है कि ये रियल है, मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा। ठीक है ना भाई? मैं इसमें इसको जेड स्क्वायर ही रख रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है ना? मैं इसे लिख रहा हूं एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? अभी जेड को जेड स्क्वायर मैंने ऊपर जो लिख रखा वो नीचे कॉपी नहीं करा है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे पता है आयोटा नीचे नहीं रहेगा, तो मेरे को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं जेड स्क्वायर यहां हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ये हो चुका होगा वाई स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि ये रियल है, तो इसका मतलब ये कि इसमें जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो जीरो होगा, राइट? अच्छा, अब जो जेड स्क्वायर है उसे मैं आपके सामने कॉपी कर देता हूं। जेड स्क्वायर को अगर मैं कॉपी करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई, यही हुआ। अब इसमें कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इमेजिनरी पार्ट जो है नीचे वाला टोटल रियल है, ये ध्यान से देखिए, इसमें आयटा है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयटा हो। अब आयटा वाला कौन कौन सा पार्ट है वो देख लो आप, तो 2xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन आयोटा, ये दिख रहा होगा आपको। एक आयटा यहां से इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी आएगा, माइनस में आयटा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है और इसे जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसे अपन जीरो कर देते हैं। अब आयटा हटा करके जो भी ले जाते हैं वाई, एक तरफ तो वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, और y से मल्टीप्लाई, y की जगह माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए तो दो बातें निकल जाती, तो y जीरो निकलने वाला है, ठीक है ना, और दूसरा मुझे जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो निकलेगा। और इसका जीरो निकलने का मतलब एक सर्कल का जीरो होना होता है ना? सर्कल, ये तो सर्कल की क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, है ना, ये सर्कल का जीरो होना नहीं है, मतलब सर्कल की क्वेश्चन आ गई हमारे पास में। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमारा जो z है y इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये है कि हमने रियल एक्सिस बात करी, माने जो z है हमारा वो बता रहा है कि उसके लिए y जीरो है। इसका मतलब ये कि z लाइज ऑन रियल एक्सिस, एक तो ये मतलब हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये अकेला नहीं हुआ, और दूसरी तरफ से एक सर्कल के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ये कैसा सर्कल है? जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना, और z लाइज ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास में दो दो बातें हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये या तो रियल एक्सिस पे होगा या फिर एक सर्कल पे होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, माने ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, हाँ टीडीएस भी, मतलब मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से इसको इतना ही बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जो भी है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डुएबल क्वेश्चन है भाई, बना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इसे रिपीट करके जाएं, बुरा क्वेश्चन में से नहीं गिना जाएगा, रिपीट करने लायक क्वेश्चन है, आप अपनी तरफ से देख के जाएं, ठीक है ना। और क्योंकि मैंने जैसा बोला कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी कंसेप्चुअली, ठीक है ना, और हमारे को पता चल जाएगा कि हमने पिछले जो भी क्वेश्चन करे वो और जो नए क्वेश्चन है उनमें हमको कितने क्वेश्चन अब आने लगे, है ना। तो आपके पास में जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन को लेकर मेरे हिसाब से मोर कंसेप्चुअल होते जाओगे। अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास में, कह रहा है कि देयर आर 15 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, जिसमें से 6 तो बॉलर्स हैं, 7 बैट्समैन हैं और 2 विकेट कीपर है, ठीक है। अच्छा, इसको छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास में टोटल 15 प्लेयर्स हैं, उन 15 प्लेयर्स में से ये साफ बोल रहे हैं कि 6 तो बॉलर्स हैं, ठीक है ना, और 7 बैट्समैन है, क्या कहते हो आप? अच्छा, और 2 इसमें विकेट कीपर है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 बॉलर, 4 बॉलर तो लेने ही है। तो देखो सब, पहला केस जब हमने 4 बॉलर 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर लिया ही लिया, तो भी हमारे को ऐसा नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है वो सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने 4 बॉलर्स प्लस में 5 बैट्समैन, ठीक है ना, प्लस में 1 विकेट कीपर लिया,
तो ये 11 जन की टीम ही नहीं है, 10 जन ही रह गए, तो हमारे को कम से कम 2 विकेट कीपर तो लेने पड़ेंगे। तो पहला तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है मैं विकेट कीपर एक ही रखूं लेकिन बॉलर बढ़ा लूं, ठीक है ना, या बैट्समैन बढ़ा लूं। जैसे मैंने दूसरा केस सोचा कि मैं 4 बॉलर्स ले लेता हूं और 6 बैट्समैन ले लेता हूं, ठीक है ना, और अपने एक विकेट कीपर ले लेते हैं, ठीक है। या फिर सोचा, मैंने दिमाग लगा रहा हूं कि मैं 6 बैट्समैन, तो हमारे को 6 बैट्समैन ना, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 7 बैट्समैन हो सकते हैं। अच्छा, अब 7 बैट्समैन ले लेंगे तो विकेट कीपर रह जाएगा, तो विकेट कीपर भी लेना जरूरी है, तो हम वो भी नहीं कर सकते कि भाई हमने 7 बैट्समैन ले लिए। अब दूसरी बात क्या सोची अस्ती थी, जो मेरे को लगता है कि हम 5 बॉलर भी ले सकते थे, ठीक है ना भाई, 5 बॉलर ले सकते थे, 5 हमने बैट्समैन ले लिए और एक विकेट कीपर लिया ही लिया। मतलब हर हालत में एक विकेट कीपर तो होना जरूरी है, तो जो भी बातें घूम सकती थी वो बॉलर और बैट्समैन के बीच में घूम सकती थी, तो हमने घुमा दी, ठीक है ना। इसके सिवा और कोई केस नहीं होता, ये या ये या ये 3 केस होते थे, लेकिन हमको 4 बॉलर किसमें कितने में से लेना था, 6 में से। तो तरीका क्या होता है, 6 में से 4, फिर हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 बैट्समैन है, 7 में से 5 बैट्समैन ले लिए और 2 के 2 विकेट कीपर चुन लिए। तो इसका तो जगह 62 मैंने 6 इंटू 5/2 मैंने 15 इंटू में 7C2 मैंने 7 इंटू 6/7 इंटू 6 मतलब 7 इंटू 3 21 इंटू 1। तो हमारे पास में ये जो आ रहा है 210 और 105 315। तो ये केस बन गया। इधर 4 बॉलर लेने, 6 में से 4 बॉलर ले लिए, फिर 7 में से 6 बैट्समैन ले लिए और 2 में से 1 विकेट कीपर ले लिया। इसका मतलब ये 15 और यहाँ 7 और यहाँ 2, तो 14 140 और 70 210, तो इसके और गिन लो आप, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब हमारे को चाहिए 5 बॉलर, तो 6 में से 5 बॉलर ले लिए, फिर 7 में से 5 बैट्समैन ले लिए और 2 में से 1 विकेट कीपर ले लिया। तो 6 में से 5 मतलब 6 और मल्टीप्लाइड बाई 7C5 अपना 21 आया था पिछली बार, ये अभी भी 21 ही रहेगा। तो 21 इंटू 12 21 210 और 42 252, ठीक है। तो 252 इसके और गिन लेते हैं। तो हमारे पास टोटल वेज जो अगर कोई पूछेगा कितने हुए, तो हम अपनी तरफ से जवाब देंगे 315 प्लस 210 प्लस 252, माने ये हो गए 462 762 772 777। अरे वाह, वेरी गुड, जैकपॉट। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन मतलब 777, बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कमेटी प्रॉब्लम जिन्होंने थोड़ी बहुत भी करी है उनको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को करना आता है, राइट। अपन तुरंत टाइम वेस्ट करे बगैर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन हमारे को क्या देगा। अगला क्वेश्चन हमारे तरह लिए लेकर आ रहा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। ओके, मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि टोटल कितने 4 डिजिट नंबर होते हैं। पहले ये बता दूं मैं आपको, टोटल 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना भाई। अगर 4 डिजिट का कोई भी नंबर है तो इस जगह को भरने के 9 तरीके, बाकी के 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, माने टोटल हमारे पास में 9000 टोटल 4 डिजिट के नंबर होंगे। 4 डिजिट के 9000 नंबर होंगे, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। उन 4 डिजिट के 9000 नंबर्स में से हम निकाल लेते हैं वो नंबर जो कि मतलब इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगे, डिविजिबल बाय 3 होंगे या फिर डिविजिबल बाय 7 एंड 3 बोथ होंगे, जो दोनों से डिविजिबल होंगे। तो अब 7 से डिविजिबल की बात करते हैं। तो पहले नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल वाले नंबर लाता हूं। तो 7 से डिविजिबल कितने नंबर हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 डिजिट में जो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 1001। आप चाहो तो 7 से डिवाइड करके देख लो, ये 7 से डिविजिबल होगा। मुझे नहीं पता कितने डिविजिबल होंगे, मैं मान लेता हूं n नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा रहा हूं। और आखिरी नंबर जो डिविजिबल है 7 से वो है 999, इसमें डी और लगा दूं, ठीक है ना, 9996। ये 7 से डिविजिबल आखिरी नंबर है। देखिए डिवाइड करके दिखाता हूं, 7 से डिविजिबल आप करके देखिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है ना, रह गया 29, फिर 7 टाइम्स रह गया 1,
19 के लिए आपने लगाया 2, रह गया 5, 8, 1728 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, माने 7 से वाकई डिविजिबल है। तो मैंने फार्मूला लगाया ये। अच्छा, इससे मेरे पास में n की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैं बता सकता हूं कि n माइनस 1, और यहाँ पे d जो है वो 7 से डिविजिबल होने के कारण 7-7 की दूरी पे अलग अलग नंबर आएंगे। ये उम्मीद है आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, तो मैं बस सिर्फ एक फास्ट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहां हो जाएगा 999 में से ये गया 8995, ठीक है ना। अब मैं ये 7 जो है वो इसके नीचे लगा रहा हूं। 7 से डिवाइड करने पे ये कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, बचा रह गया 19, 2 बार गया, बचा रह गया 5, 8 बार गया, बचा रह गया 3, 5 बार गया। तो हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में n बराबर में 1286, माने 1288 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना भाई। 1288 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इससे डिविजिबल है, एक बात होगी, है ना। अब ये ऑप्शन में चलते हैं। अब आते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कैसे चलेगा, देखिए साहब, हमको पता नहीं है कि 3 से कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे, लेकिन 3 से पहला जो 4 डिजिट का नंबर होगा जो कि डिविजिबल है वो 1002 होगा, क्योंकि इसका सम 3 है। और मान लेते हैं वही n-1 और 3 से डिविजिबल इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 से आखिरी डिविजिबल नंबर बच्चे को पता है 9999, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8997। और अब अपन 3 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 3 से कितनी बार डिविजिबल होगा, 2 बार, रह गया 29, और 29 के कारण हो गया 3 के हिसाब से 27, और वो भी कितनी बार, 9 बार, रह गया वापस से 2, फिर से 9, फिर से बचा रह गया 2, 27, 9, 2,999 हमारे लिए आ रहा है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो n की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 3000। चलो, माने 3000 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, 1228 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, और लास्ट पे आते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 7 बोथ। अच्छा, यहाँ पे 3 और 7 का मतलब हो गया एक तरह से 21 से डिविजिबल। तो एक ये हम लोग 21 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, ध्यान रखना। ये 21 की जब आप डिविजिबिलिटी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 21 से जो सबसे पहला डिविजिबल नंबर है वो है 1008। ये थोड़ा आपको फास्ट आप ही को चेक करना पड़ेगा। फिर n-1 इंटू में 21। अब 21 से जो आखिरी डिविजिबल होगा वो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, दैट इज ये अपना ऊपर वाला 9996। ये 7 से डिविजिबल है ही, और ये 3 से भी डिविजिबल है, साफ दिख रहा है, इसका मतलब 21 से भी डिविजिबल होगा। अब यहां देखा जाए तो मैं यहाँ पे कहता हूं n-1 इंटू 21 इस गड़ो में इसके अंदर से कम कर दिया तो 899, तो हो जाएगा 89। अब 96 में से अगर आपने 8 हटा दिया तो 6 इधर के कम हो गए और 2 उधर के, तो मतलब 88। तो और डिवाइड बाय 21 और है, तो 21 से देखा जाए तो 21 4 जा, 21 का 4 टाइम्स गया, 21 4 जा हो जाएगा 84, बचा रह गया 5, 58, ये 2 टाइम्स गया, ठीक है ना। 58 में से आपने कम किया 42, मतलब रह गया आपके पास में 16, और फिर से वापस आपके पास आ गया 168। 168 आपके लिए पूरा 8 बार और गया, माने आपके लिए n की वैल्यू जो आ रही है और ये 429। चलो हटाओ, ये भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साहब numbers of 4 digit numbers which are not divisible by 7 और 3। तो अगर इसे देखा जाए तो हमारे पास में टोटल नंबर अगर देखा जाए तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। हमको ये पता है, ये हम लोग 9000 में से ये सब घटा देंगे, 1286 है ना वो, और यहाँ हो जाएगा कितना 3000, प्लस में यहाँ हो जाएगा 429, ऐसा, ठीक है ना। तो ये कुछ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ हमारा बहुत बड़ा सा नंबर जाने वाला है ना। कुछ मुझे से जो दिख रहा है ना, ये जो भी नंबर है हमारे पास में, अच्छा इसमें से ये माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये वो नंबर है जो कि अपना क्या नाम है 3 से डिविजिबल है। अच्छा, और इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना।
क्योंकि जो दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है उसे हटाना पड़ेगा। तो अगर यहां से देखा तो माइनस करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। तो 3000 और माइनस इतना, तो अगर ये देखा जाए तो 4286, इसमें से अगर हम 429 माइनस करेंगे तो 3857 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। तो ये अगर देखा जाए 9000 में से 3857 कम कर देते हैं तो इसके बच जाएंगे 143, तो इसके आ रहे हैं, ठीक है ना। और उधर से हमारे पास में आ जाएगा 5000, ठीक है ना। तो कुछ 5143 आ जाएगा। ये हमारे तरफ से वो नंबर्स हैं जो कि 7 और 3 से दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो ये देखो अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो छोटे भी होंगे। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन, एक 6 डिजिट from 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that dictionary is always in the middle. अच्छा, the number of such arrangement is, अच्छा 750, 1000 से कम, कम से कम 1000, 500 से कम, कम से कम 500 से कम और 700 से 50 से भी कम, एटलीस्ट 500 से ज्यादा पर 750 से कम, सॉरी। अच्छा, एक बार जरा इसे साइड कर लेते हैं अपन। अब जरा क्वेश्चंस में एंटर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं, ठीक है ना। तो 6 तो हमारे पास में नॉवेल्स हैं और 3 हमारे पास में डिक्शनरी है और 4 नॉवल और 1 डिक्शनरी को चुनना है। अच्छा, और इस तरह से रो पे अरेंज करना है कि डिक्शनरी हमेशा मिडल में रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो अपन एक काम करते हैं, हमारे को तो एक ही डिक्शनरी की तलाश है। अगर देखा तो 3 डिक्शनरी तो हम ले ही नहीं सकते, पहली बात तो, ठीक है ना। तो इसमें से एक डिक्शनरी चुननी है, तो वो चुनने का तरीका हो जाएगा 3C1, माने 3 वेज हो गए इसके। तो अब हमने मान लीजिए ये हमारी डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को 3 में से एक डिक्शनरी को उठाया और यहां पे बीच में बैठा दिया। और 4 नॉवल को हमको क्या करना है, 4 नॉवल जो है पहली बात वो चुन के लाते हैं ना, और उन्हें अरेंज करना है, राइट है। तो कितने तरीके से हम लोग उसे अरेंज कर सकते हैं, जितने अब आप इसमें एक और चीज को बता देता हूं। यहां आप ध्यान रखना, आपका जो भी काम होगा, डिक्शनरी क्योंकि अलग अलग तरह की है, तो कोई भी डिक्शनरी आपने 3 में से कोई भी एक डिक्शनरी चुनी, वो बिल्कुल दीवार की तरह से बीच में बैठ जाएगी। आप भूल जाइए वो कहीं पे भी बीच में बैठ जाएगी, ठीक है ना। और इसके सिवा जो आपकी जो बुक्स है ना, वो इधर उधर अरेंज होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये कि यहां 2 बुक्स और यहां 2 बुक्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगी, आप उसकी परवाह ना करें, आपको बस इन्हें भरना है। अब आपको पता है कि आपके पास में 6 अलग अलग तरह के नॉवेल्स हैं, इन्हें भरने का टोटल वेज क्या होंगे। पहले आप 6 में से कोई 4 नॉवल चुनेंगे, तो 6 में से 4 नॉवल चुनने के तरीके 64, अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। अगर देखा जाए तो 64 माने 62, 62 का मतलब 6 15, 15 इंटू 24, 15 इंटू 24 माने 240 प्लस 120 माने 360, माने 360 वे से आप इन्हें भर सकते हैं, इन 4 जगहों को। बीच में डिक्शनरी आपकी स्टैंड अलोन है। अच्छा, ये डिक्शनरी अगर कल को मिडल में ना होकर के, इस जगह ना होकर के ऐसे होती, यहां होती, और बाकी के 3 खाने भरने होते, तभी ये आंसर होता, सेम आंसर होता। क्योंकि हमारे लिए डिक्शनरी मिडल में हो सकती है, हमको दो इधर भरने की आदत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का सीधा मीनिंग है कि आप इन्हें कहां रख रहे हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप कहो कि ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे होगी और बाकी 4 पीछे होंगे, तब भी ये आंसर होगा इसका। हाँ, दोनों ही केसेस में सेम आंसर होगा। ध्यान रखना, मिडल में रहने का आपका कंसेप्ट है, मशीन इसे सिर्फ रखना जानती है, मिडल विडल इंसान सोच रहा होता है, ठीक है ना। एक बात, बहुत काम का कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 तरीके से। तो आप डिक्शनरी चुन के लाएं, ठीक है ना, और उन्हें अरेंज करने का एक ही तरीका, कौन सा, जहां आपको रखना है, मिडल में रखना है तो इंटू 1 कर दो। ध्यान रख लेना ये बात को, ठीक है ना। इनको अरेंज करने का एक ही तरीका, तो 3C1 तो आप चुन के लाए, अरेंज करने का एक ही तरीका। फिर आप, क्योंकि आपने डिक्शनरी अरेंज कर दी है जहां पे भी आपको रखनी थी, अब आप इसके बाद में किस पे आ रहे हैं, अब इसके बाद में आप आ रहे हैं नॉवेल्स पे, एंड दैट इज 360 वेज। तो आई मस्ट से कि जो भी आपका आंसर आएगा वो कुछ 1080 दिख रहा है मुझे, तो ठीक है 1080 वेज। तो हमारे पास में 1080 तरीके हैं। तो अगर देखा जाए तो
कम से कम नहीं नहीं नहीं, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। कम से कम 1020 सही लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, नहीं ये भी गलत लग रहा है। माने बी ऑप्शन माने बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन आसान तो नहीं लेकिन अलग तरह का था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहूंगा साहब मैं तो इसे, ठीक है। हाँ देख के जाने लायक है, नो डाउट, अपने आप में रिपीट करके जाने लायक है। अच्छे क्वेश्चंस में से एक ही इसे मानूंगा, बुरा नहीं मानेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारी तरफ से एक और छोटा क्वेश्चन, लेकिन फटाफट से होने वाला क्वेश्चन। देखिए हम चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारे को पता चले कि हमारा मेंस का एग्जामिनेशन हमें क्या दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है n+2 C6 n-2 P2। ओहो देखिए साहब P2 दे दिया इसने, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस बहाने से हमारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे। क्या देखिए पहली चीज जो हमारे को समझ में आनी चाहिए कि वो ये कि हमको यहां से दिख रहा है n+2 C6 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई n-2 P2। अब दूसरी चीज क्या करनी है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो n+2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और n+2 में से 6 कम कर दिया तो n-4 फैक्टोरियल, 11 की जगह 11, उधर लिखना है n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, और सीधा n-2 मतलब n-4 फैक्टोरियल। अब क्या करा जाएगा साहब, अब इतना ही करा जा सकता है कि कुछ छोटा मोटा काटापीटी करी जा सकती है, देख लेते हैं। जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से देखा जाए तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और ये जिस दिन इसको कैंसिल आउट करेगा मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या बचेगा, एक n+2 बचेगा, एक n+1 बचेगा, एक n बचेगा, एक n-1 बचेगा, n-1 बचेगा, और बाकी पीछे का n-2 पूरा उड़ा देगा। अब क्लोज है हमारी बात। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है अगर आप ध्यान से देखें तो, हालांकि देख करके लगेगा नहीं, लेकिन n+2 n+1 n और n-1 को पढ़ा रहने दीजिए, 11 को भी पढ़ा रहने दीजिए। आप इसे 6 5 4 3 2 1 में तोड़िए। अच्छा अब बड़े ध्यान से समझना, 11 की जगह 11 और 5 2 10 को आगे कर लो। अच्छा ये जो 3 और ये लिखा है, देखो 4 2 8 भी पड़ा है हमारे पास एक, ठीक है ना। अच्छा और ये हटा लेते हैं हम धीरे से, ये भी हटा लेते हैं। अब 6, अब क्या क्या बच गया, देखो एक हमारे पास 6 बच गया, ठीक है ना, 3 बच गया, 18 हो गया, ठीक है ना। और अगर वहां से देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या ग्रेप हो चुका है, देखो 5 2 10 ये हट चुका है ना। और अभी हमारे पास में एक क्या क्या चीज कम हो चुकी है, हमको जरूरत थी 5 2 10, यहां आ गया 4 × 3 नहीं ले सकते अब अपन क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, 6 को 4 को और 3 को, 4 को जानबूझ करके 2 × 2 लिख रहा हूं, राइट 5 कम होना हट चुका है, 4 हट चुका है, 2 हट चुका है, ठीक है ना। अब देखिए साहब मेरे पास में क्या क्या रह गया है वो बताता हूं, मैं इसे 3 × 2 लिख रहा हूं, अब मैं 3 × 3 को जानबूझ के 9 लिख रहा हूं, 2 को 8 लिख रहा हूं, बाकी सब यूज में आ गया। अब जो कुछ भी है ना मैं जानबूझ के लिखा है, जानबूझ करके मैंने वही लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्या आपकी नजर नहीं पड़ रही है एक एक कम होता जा रहा है, क्या आपकी नजर नहीं पड़ रही है एक एक कम होता जा रहा है। तो मैं खट से नहीं गिन सकता हूँ ना, n की जगह 9 हो गया, मैं फास्ट कैलकुलेट कर गया, और n की जगह जो 9 आया ना वो इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है वो देखना पड़ेगा। अब n की जगह 9 रखने पे यहां हो जाएगा 81 प्लस के अंदर 18 और -80 0 नहीं होता, हटा दो। अब यहां हो जाएगा 81 और 8 पंजे 45 और ये 84 नहीं बिल्कुल ही हटेगा, यहां हो जाएगा 81 प्लस में 27 108, बिल्कुल माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माने ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपको ये पता चल गया होगा ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 10 9 8 होता है, ये नहीं रियलाइज हुआ होगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के दौरान, और सभी ने सोचा होगा ये NC2 NP2 वाला क्वेश्चन है, तो रिपीट करते समय पे भी किसी की नजर नहीं पड़ी होगी, और इसीलिए ये क्वेश्चन कहीं बच के निकल जाता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन। तो मैं आपको कहता हूं 100% देख के जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसका देखा जाना जरूरी है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई हमने इतनी दूर तक तो निभा दिया। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ताकि हमारे को अगले क्वेश्चन की भी जानकारी रहे। अगला क्वेश्चन कहता है
अगर दो लाइनें x प्लस ए माइनस वन वाई इक्वल 1 और 2x प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 1 अपने आप में परपेंडिकुलर हो तो डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन कितनी होगी? दो लाइनें परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो मैं आपके सामने पहले इसे साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है x प्लस में कितना a माइनस वन टाइम्स वाई लाइन वन, और यहाँ दिख रहा है 2x प्लस में a स्क्वायर वाई माइनस वन इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1। दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका m माइनस का 1 अपॉन a माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई इसका m माइनस का 2 अपॉन a स्क्वायर। x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट माइनस लगा करके दोनों की वैल्यू माइनस वन आनी चाहिए। फिलहाल ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर इंटू में a माइनस वन इक्वल टू माइनस टू दिख रहा है ना भाई। आप इसे जमा के लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0 दिख रहा है। साफ बदलता है, a को 1 सूट कर रहा है, ठीक है ना। a को 1 सूट कर रहा है ना। a को 1 सूट तो नहीं कर रहा, 1 पे तो 0, 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं कर रहा। a की जगह पर माइनस वन रखा था तो सूट कर रहा है। तो a इज इक्वल टू माइनस वन बिल्कुल 101% इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहे तो क्रैक करके भी देख सकते हैं। अच्छा, a इज इक्वल टू माइनस वन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जो हमारी लाइन वन है वापस से डिफाइन हो गई। a की जगह माइनस वन रखती x माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 0। और L2 की बात करते हैं तो x की a की जगह माइनस वन रखते 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। हमारे पास दोनों लाइनें आ गई और वाकई में दिखने में भी नहीं, होने में भी दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो ये कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे ओरिजिन की दूरी निकालो। तो अब पहला काम तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि x माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू 0, इसको डबल करके लिख रहा हूं। तो 4x प्लस में 2y माइनस टू इक्वल टू 0 और ऐड करते ही हो जाएगा 5x और यहां हो जाएगा 3। तो माने x की वैल्यू आ रही है 3/5, x की वैल्यू 3/5। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू में माइनस का 2/5 और उधर जाके 2/5। तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/5। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 3/5 कॉमा माइनस का 1/5। चलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हमारे को चाहिए इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या बच्चों की चीज हो गई है, तो फटाफट से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर देखा जाए तो अंडरूट में 3/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैंने अंडरूट में 9/25 प्लस में 1/25 मिला के 10/25 मतलब 2/5 अंडरूट 2/5। ठीक है, माने हमारे लिए कोई ऑप्शन है क्या? देखो भाई, रूट 2/5 माने सी ऑप्शन एकदम सही है ना। क्वेश्चन ये मेरे को बहुत मुश्किल तो नहीं लगा, हाँ इजी क्वेश्चन था, मैं तो इजी का टैग दूंगा। तो रिपीट करने जैसा भी मुझे कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैं रिपीट करने की जबरदस्ती सलाह भी नहीं दूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन डूएबल था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है भाई, देखा जाए जल्दी से तो हमको पता चला कि अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट के बी एन इंटीजर सच दैट ट्राइंगल्स विद द वर्टिसेस दिस, इसका एरिया 28 यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज एट द पॉइंट। देखो भाई, खतरनाक बातें कर रहे हैं ये लोग अपने से ना। अब अपने को क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, के अपने आप में इंटीजर है, तो अपने तरफ से अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो हाफ के माइनस 3k 5k माइनस के 2k माइनस 3k और ये एरिया हमारे को दे रखा है 28। ठीक है ना, इसका मतलब मैं अपनी तरफ से इसको खोलता हूं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में 15k, ठीक है, प्लस 10 प्लस के स्क्वायर और प्लस में 3k स्क्वायर माइनस 2k और ये सब दे रखा है 58k 56k बराबर, राइट। तो यहां से 5 टाइम्स के स्क्वायर प्लस में 13k माइनस का 46 इक्वल टू 0 बन रहा है।
अच्छा, और ये जो कुछ भी बनेगा हमारे पास में, है ना, 230, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 230, और 230 मेरे पास कब आएगा? 230 मेरे पास तभी आएगा जब 23 माइनस 10 करूंगा। तो यहां से हो जाएगा 5k² माइनस 10k प्लस में 23k माइनस 46 इक्वल टू 0। इसका मतलब 5k प्लस 23k माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब k की वैल्यू 2 ले रहा हूं क्योंकि इंटीजर लेना है, ठीक है ना। ओके, तो मतलब k की वैल्यू 2 आ गई फाइनली, पहला स्टेप पूरा हुआ, k आ गया मेरे पास में। k आते ही मैं ये कह सकता हूं कि वर्टिसेस जो है वो मिल गए मेरे को। अरे भाई देखो, के आया, के आने का क्या मतलब है? के आने का मतलब है मेरे पास वर्टिसेस आ गए, और वर्टिसेस आने का मतलब हो गया के की जगह 2 रखता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 6, और यहां से देखा जाए 5,2, और अगले वाले में आ जाएगा -2, -2,2, मतलब मेरे पास वर्टिसेस आ गए। अब वर्टिसेस आने के बाद में अगला बंदा कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा भाई साहब, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर इनमें से कौन सा होगा? तो पहला डर तो लगता है ना ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन में, वो ये कि हमारे को कहीं से ऐसा पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं राइट एंगल तो नहीं है। देखो और तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर चीजों को देखा जाए तो ये पता है कि 5,2 यहां है, तो -2,2 उसी की सीध में है, इतना मुझे आइडिया है। अच्छा, अब -2,2 अगर यहां है तो 5,2 अगर यहां है, ये भी मिल गया। 2,6, 2,-6 कहीं हमारे पास में नीचे कहीं मिलने वाला है, 2,6 है ना, 2,-6 कहीं नीचे मिलेगा, और इनमें कोई राइट एंगल होने वाली मेरे को तो कोई फील आ नहीं रही। तो इसका मतलब ये कि राइट एंगल ट्राइंगल की तो फीलिंग नहीं है, मतलब मैं यही बोलूंगा, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए मैंने अगर ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉप करता हूं, मान लीजिए मैं अपनी तरफ से इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं, और मैं अब नॉर्मल वे में अगर ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूं तो ए ट्राइंगल ऐसे ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये ए ले लेता हूं 2,-6, और यहाँ पे बी ले लेता हूं 5,2, और यहाँ पे सी ले लेता हूं -2,2। मैंने यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा। ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करते ही एक बात पक्की होगी, मैं बिल्कुल सीधा आया हूं तो मेरे लिए ये ऑल्टीट्यूड x = 2 रह जाएगा। अच्छा, अब मैंने दूसरा ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉप करूंगा, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट से सामने वाली लाइन के ऊपर मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा। अच्छा, ये सर x = 2 ही क्यों हुआ? अगर आपका ये कंफ्यूजन है तो मैं वापिस याद दिला दूं, ये लाइन अपने आप में पैरेलल लाइन थी, इसलिए मैंने तुरंत क्लिक कर गया मैं। अच्छा, अब मेरे को दूसरे ऑल्टीट्यूड की जरूरत है, और जो दोनों जहां मिलेंगे ना वो मेरे लिए आंसर बनेगा। अब ऑल्टीट्यूड के लिए इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ये वाली, तब तक मैं आपको बता दूं जल्दी से कि इसका m अपने आप में कुछ -8 अपॉन में -6 -2 2 -5 बोले तो -3 मतलब 8/3 है। अगर इसका m 8/3 है तो दूसरा m जो होगा वो निकालते हैं अपन, तो इसका m डैश निकालेंगे। m डैश जो होगा वो -3/8 होगा। अच्छा, m डैश आ गया। अब मेरे पास में इक्वेशन ऑफ, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसको AD नाम दे देते हैं, इसको CE नाम दे देते हैं। तो AD तो मेरे पास में आ रही है x = 2। अब मैं आता हूँ CE पे। अगर मैं CE की बात करता हूँ तो CE मेरे लिए हो जाएगी y - 2 = -3/8 x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 8y - 16 = -3x - 6। तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा 3x + 8y = 10। अब मेरे पास में इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको हमको बस सिर्फ मिलाना है, एंड x = 2, x = 2 डालते ही 2 तो आ ही गया, x की जगह 2 रखते ही हो जाएगा 16, उधर जाके -6, और x की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है, -2। एक मिनट, x की जगह 2 रखते ही 6, ठीक है ना, और यहां से हो जाएगा +8y = 10। इसका मतलब ये कि 8y = 4, इसका मतलब y की वैल्यू 1/2। मेरे से गलती हो रही थी, तो 2,1/2 इज द राइट आंसर, माने डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो कैलकुलेटिव होना गलत नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेटिव है, मैं आपको ये बता दूं, और सामने वाला आपको इसी उस पर खिला सकता है कि भाई कैलकुलेशन में सामने वाले को रोक लो, ठीक है। तो आपको खुद ही अपने आप को बचाव करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं साहब मैं कैलकुलेशन में बहुत बढ़िया हूं, और मेरी तरफ से क्वेश्चन एकदम फैंटास्टिक वे में इस तरह से हो सकता है। मैं चलता हूं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किस तरफ लेके जा रहा है मेरे को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन मुझे दिखा रहा है कि इफ द टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 1 intersect the coordinate axis at the distinct point P and Q, then the locus of the midpoint of PQ is equal to question mark।
अब यहां पे अगर क्वेश्चन की चर्चा करी जाए कि क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले साइड वाइड में करने के बाद में हम लोगों की तरफ से अब पहला जो सबसे पहले पकड़ में आना चाहिए ना वो ये कि मैं ये बोलूं कि जो भी हमारे पास में टेंजेंट है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपने आप में एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 1 होने की वजह से ये पॉइंट हमारे पास में आइडिया है, ठीक है। अच्छा, इस पे एक कोई टेंजेंट है, वो आकर के पी और क्यू करके दो पॉइंट पे टकरा रहा है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, क्या होगा। अच्छा, अब इसका मिड पॉइंट कोई जरूरी नहीं है सर्कल पे हो, मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से कहा मिड पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, इस मिड पॉइंट को एच कोमा के कह दिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 2h, 0 और ये 0,2k हो जाएगा। अब क्वेश्चन को कैसे एंटरटेन करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। हमें ये आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर एंटर कैसे करना है, हम तो ये मान के चल रहे कि थोड़ा बहुत एक आइडिया पड़ा, डायग्राम देखा, हमारे को पता चला, लग गया। अब मेरे को इसको देख करके एक और चीज जो रियलाइज होती है वो ये कि इसको इसकी इक्वेशन x अपॉन में 2h y अपॉन में 2k इक्वल टू 1 मेरे को मिल रही है। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, लेकिन अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अगर, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की फॉर्म में लाई नहीं, मैंने तो टेंजेंट को लेकर के एक लाइन नहीं बोली, मैं तो ऐसे बस दिखाया एक डायग्राम, उसके अंदर कह दी ये टेंजेंट है, ये पी है, ये क्यू है, और ये अगर एच को के है तो मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन कर दी इसकी। लेकिन अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट होने पर इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो और रेडियस बराबर होगी, ठीक है ना, माने पी इक्वल टू आर को फॉलो करेगा। हाँ, ठीक है ना, ये अगर वाकई में ऐसा करेगा तो ये फंस जाएगा, फंसते लोकस देगा। इसका मतलब ये कि परपेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं 0 0 से, तो 0 0 से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो रूट ओवर 0 प्लस 0 माइनस 1, ओके, कमॉड, रूट ओवर नहीं, कमॉड अपॉन अंडरूट के अंदर 1 अपॉन में 2h का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस की जगह पे 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 अपॉन में 4h स्क्वायर, 1 अपॉन में 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसे मैं 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और भी अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, ठीक है ना, जो कि सॉल्वेबल है भी। तो यहां से देखा जाता है इट इज सॉल्वेबल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि मुझे ऐसा लगता है सी ऑप्शन बैठ जाएगा, और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कतई, आसान क्वेश्चन में से एक काउंट करूंगा मैं तो इसे, ठीक है। बट हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बुरा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, सब रिपीट करके जाने लायक है, देखने लायक था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, की करा जा सकता था, राइट है। तो अपन चलते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट अ पॉइंट P be the such that its distance from point 5,0 is thrice the distance from minus 5,0। मान लेते हैं कि क्योंकि कहानी में लोकस की बात चल रही है, लेट P is h, k, अब h, k की 5,0 से दूरी h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 टाइम्स, ठीक है ना, h, k की से दूरी h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 0 का होल स्क्वायर है, ये होगी। और अगर ऐसा है तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 टाइम्स h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 9 टाइम्स k स्क्वायर होगा, ऐसा। और अगर ऐसा है तो मैं इसे h स्क्वायर माइनस का 10h प्लस में 25 प्लस में k स्क्वायर इज इक्वल टू में 9h स्क्वायर प्लस में 25 इंटू 9 225 प्लस में 10h 90h प्लस में 9 टाइम्स k स्क्वायर। मैंने मतलब इसकी सफाई कर दी जबरदस्त वाली। सफाई करने के बाद में मुझे एक 8h स्क्वायर दिख रहा है, एक मुझे 8k स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में एक 100 का h भी दिख रहा है, ओके, प्लस में एक 200 भी दिख रहा है, ठीक है ना भाई। और तो कुछ नहीं दिख रहा, एक 90h हो गया, 90h और ये मिलकर कितना हो गया 25 इधर जाकर के 200, फाइनली कुछ रुक गया जाकर के, एक जगह जाकर मैटर हमने रिजॉल्व कर लिया, ये हमारे पास में आ रहा है। आप चाहो तो इसे और छोटा करा जा सकता है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो मैं इसे बोल सकता हूँ यस इट इज अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 100 अपॉन 8 माने 4 से डिवाइड करने पर 50 बाई 4 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 25/2 h प्लस में 4 से डिवाइड 8 से डिवाइड करने पर इट इज 25, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0।
अब क्वेश्चन में मैं इतनी दूर तक इसको ले आया, एच नहीं एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन वाला ही कह रहा है कि द लोकस ऑफ द सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज अ सर्कल, तो वाकई सर्कल आ भी रहा है। मुझे इसका जो सेंटर दिख रहा है वो माइनस का 25 डिवाइड बाई 4 दिख रहा है, कॉमा 0। और रेडियस की अगर आप बात करेंगे तो ये अपने आप में कुछ 625/16 प्लस 0 माइनस में 25 दिख रहा है, ठीक है। तो अपने इसको अगर इसको कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है ना, तो रेडियस जो दिख रही है 25 इंटू 16 माने 250, तो ये दिख रहा है। और 250 के बाद में 150 अलग कर लेते हैं, तो 400 डिवाइड बाई 16, तो 6 माने 225, माने ये तो कुछ 225/16 मेरे को रेडियस, मतलब 15 डिवाइड 4, ये मेरे को रेडियस दिख रही है। अब क्वेश्चन ने मेरे से कहा है कि नहीं, हमें तो 4r² चाहिए, तो 4r² करने का मतलब यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, 4 मल्टीप्लाइड बाई 225 डिवाइड बाई 16, है ना भाई। 225 डिवाइड बाई 16 दैट इज 225/4, और ये मेरी तरफ से आप फाइनली आंसर जाने वाला है, ठीक है। तो आंसर इज 56.25, ये मेरी तरफ से आंसर है, ठीक है। तो आंसर इज 56.25 बराबर है। ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज अपने काफी सारे क्वेश्चन करे जिसमें हम कोऑर्डिनेट की तरफ भी थोड़ा धक्का खाते खाते चले गए, और अगली बार फिर मिल रहे हैं, फिर वापस से कुछ क्वेश्चंस की झड़ी लगाते हैं जल्दी से, फटाफट से 1 घंटे से भी कम समय में हम 12-13 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आज वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा लेंदी थे, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी था, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है हम सारी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, माता पिता से सम्मान पाने के लिए, और उसके लिए बस सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना है, फोकस। हमको ये इससे कोई मतलब नहीं हमारा कैसी तैयारी चल रही है, कैसा बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी मिनट तक, पेपर के खत्म होने तक पढ़ाई करनी है। पेपर के खत्म होने के आखिरी मिनट तक पढ़ाई करनी है, माने पेपर पे ध्यान लगाना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। जो होगा पेपर खत्म होने के बाद सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद सब देखेंगे। तो चलिए साहब, इसी बात के साथ में विदा लेते हैं। माता पिता को खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाए भी, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी रख लें। भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। जय हिंद साहब, सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद।